गुड आफ्टरनून, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की कि व्हाट इज़ द सेल एंड व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल, और हमने एग्जाम्पल भी देखे थे कि प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल क्या है, यूकैरियोट के एग्जाम्पल क्या है, और कैसे हमारी प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से डिफर करती है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वेल डिस्कशन किया है। आज हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की। हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल हमारी कैसे दिखती है, किन किन चीज़ों में पाई जाती है और ये कैसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो आइए देर न करते हुए हम सीधे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक में पहले ही हम लोगों ने बात किया है कि प्रो इजकल टू प्रीमिटिव और कैरियन इजकल टू हम लोगों ने पहले ही बात किया है न्यूक्लियस। प्रीमिटिव या बिफोर, पहले यानी आद्य प्राचीन, और कैरियन इजकल टू न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो होती हैं जिसका न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होता और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है। ये बात हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारी है, जो प्रिमिटिव सेल है जिसमें कैरियन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आइए सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं। तो देखिए, इसको शॉर्ट में याद करेंगे आप, BGA MSPPLO। देखिए शॉर्टकट में इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी आप जानते हैं कि सबसे पहले इसमें मोनेरा के मेंबर आएंगे, यानी करना क्या है, बैक्टीरिया आएगी, ब्लू ग्रीन एल्गा आएंगे और माइकोप्लाज्मा आएंगे, स्टेरॉइड्स और PPLO प्लूरो न्यूमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीज़ें इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आएंगी। अब हम लोग अगर बात करें तो बैक्टीरिया की, अगर साइज की हम बात करें, साइज प्रोकैरियोटिक तो जनरली 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 2 माइक्रोमीटर के रेंज में आएगी, आप जानते हो। और साइज इसकी इतनी छोटी होती है कि अगर हम एक बूंद जो है जल का ले लें तो इसमें 5 × 10⁶ इतने जो है बैक्टीरिया आ सकते हैं 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम ये कितना छोटा होता है। और हम यूकैरियोट की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है भाई, 10 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक इसमें पाए जाते हैं। तो ये हमारी साइज इसकी अलग अलग होती है, ये वैरी करती है। अब आ जाते हैं हम लोग शेप के बारे में। एक चीज़ और देख लेते हैं यहीं पे, ये चूंकि काफ़ी सिंपल है तो डिवीज़न की बात हम करते हैं। तो आप जानते हैं जो बैक्टीरियल सेल होती हैं या जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं काफ़ी सिंपल होती हैं, इसीलिए इनका डिवीज़न भी बहुत फास्ट होता है, रैपिडली डिवाइड करते हैं। देखें, रैपिडली डिवाइड। तो देखिए रैपिडली डिवाइड कैसे करती हैं, जैसे अगर आपने बैक्टीरिया को ले लिया है तो इसके एक बैक्टीरिया सेल को डिवाइड होने में जब आप देखोगे तो मैक्सिमम जो है 10 से लेकर के 20 मिनट के अंदर ही ये जो है डिवाइड कर जाएगी। ये बात है, ये देखिएगा तो कितना तेज इसका डिवाइडेशन हो रहा है। लेकिन वही ह्यूमन बींग्स या अन्य में देखिए, ह्यूमन बींग को अगर हम ले लें जो हमारा यूकैरियोट्स है तो नियर अबाउट 24 आवर्स का ये टाइम लगता है एक सेल को 2 सेल बनने में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने रैपिडली जो है ये डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने देखा शेप के बारे में देखा और साइज के बारे में देखा और इसके रैपिडली डिवीज़न के बारे में देखा। अब हम लोग बात करेंगे, दूसरी तरफ चलते हैं, शेप देख लेते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये इनका शेप क्या होता है। तो देखिए शेप में हम जब लोग देखेंगे तो ये शेप कई तरह के इसके शेप देखने को मिलते हैं। तो आइए इसको हम शॉर्टली याद करते हैं। शेप कैसे हम याद करें, शॉर्ट में इसको याद करने का टेक्निक मैं बताता हूँ, आप याद करिएगा। RBC फर्स्ट
स्पीसीयस। देखिए ये इस कई तरह के शेप आते हैं जिसको हम आरबीसी फर्स्ट पीसीएस से याद कर सकते हैं। अब इसमें है क्या, सबसे पहले हम आर को लेते हैं। तो इसे देखें, ये हमारा पहला लेटर है आर। आर इजकल टू हम पहले लेंगे रॉड शेप, याद करिएगा रॉड शेप। रॉड शेप्ड होते हैं, या इसी को हम बैसिलस भी कहते हैं। बैसिलस। तो रॉड शेप या बैसिलस ये कैसा दिखेगा और कैसे आप इसको दिमाग में बैठाओगे, आइए एक टेक्निक बताते हैं। देखिए रॉड का मतलब आप जानते हो कि लंबा होता है, भाई रॉड लंबा ही तो होता है। और बैसिलस से याद करेंगे जैसे बांस, तो बांस भी हम लोग के जो एक प्लांट है बहुत लंबा होता है, तो भी लंबा ही होता है। तो इससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि जहाँ पे भी रॉड शेप या बैसिलस की बात आएगी तो उसका शेप कैसा होगा भाई, रॉड के जैसे। मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, देखिए ये रॉड शेप्ड हो गया। तो ये बैसिलस यानी ये बैसिलस नाम का बैक्टीरिया है, ये रॉड शेप, या इसको हम बैसिलस भी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो लैक्टोबैसिलस। जैसे लैक्टोबैसिलस को आप देखिएगा, लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है ये रॉड शेप्ड होता है। तो आरबीसी पे आपको याद क्या हो गया, रॉड शेप या बैसिलस नाम का बैक्टीरिया। ये हमारी एक जनरल सी शेप है भाई। अच्छा, दूसरे हम चलते हैं। अब इसको हम ले लें जैसे कॉमा शेप, कॉमा शेप। तो कामा शेप के जो बैक्टीरिया होंगे ये कामा जैसे दिखेंगे। जैसे आप बेबेरियो कॉलोरी को देखिएगा तो कामा में क्या आ जाएगा, इस तरह से देखें इसकी शेप। लगता है कि एक कामा बना हुआ है। तो ये बेबेरियो कॉलोरी को देखिए आप, तो ये कामा शेप होता है। इसी तरह से यह फार हम याद कर सकते हैं फिलामेंटस। फिलामेंटस भी इनका शेप हो सकता है, फिलामेंट के तरह से दिखते हैं ये। तो अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा रॉड शेप हो गया, बैसिलस शेप हो गया, कामा शेप हो गया, फिलामेंटस हो गया, और स्पाइरल शेप भी होता है, स्पाइरल शेप। इसी तरह से सी से हम ये भी याद कर सकते हैं कोकस, तो ये भी हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्पाइरल शेप, मतलब जैसे सांप होता है ना स्पाइरल, ऐसे आकार का, जैसे स्पाइरुलम को आप देखोगे तो स्पाइरल शेप ये पाया जाता है, यस जैसे सांप जैसे। इस तरह से कोकस को कैसे याद करोगे भाई, कोकोनट से याद करोगे, कोकोनट। तो कोकोनट कैसा होता है, इसे स्फेरिकल होता है कोकस, या इसी को स्फेरिकल शेप भी आप कह सकते हो। तो कोकोनट स्पाइरल शेप है हमारा कोकस, या इसी को स्फेरिकल भी कह सकते हैं, स्फेरिकल भी आप बोल सकते हो। तो इसको देखो भाई, तो कोकस क्या है, कोकोनट से याद रखिएगा। कोकोनट कैसा होता है, गोल होता है। तो ये इनका जो आकार होता है, तो कोकस नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोकोनट जैसे दिखाई देते हैं। ये इस कोकोनट या स्पाइरल शेप के दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा चाहे रॉड शेप हो, या हम देखा क्या क्या, रॉड शेप देखा, या इसी को फिर हमने देखा ये
इस कामा शेप देखा, कामा शेप ये मेन शेप है, और स्पाइरल देखा, स्पाइरल शेप, और कोकस, कोकस। तो ये मेन शेप है, लेकिन इसके अलावा भी फिलामेंटस या स्फेरिकल, स्पाइरल, ये चीज़ें भी हमको देखने को मिलती हैं। तो ये रहा हमारा बैक्टीरिया का, एक जनरल बैक्टीरिया का शेप और साइज के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग चलते हैं, ये जो बैक्टीरिया हमारा है, शेप एंड साइज के बाद हम लोग बात करेंगे कि ये दिखता कैसे है। एक जो जनरल प्रोकैरियोटिक सेल है वो कैसे दिखती है, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर सेल, जो भी सेल ऑर्गेनील्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे ईसर्सिया कोलाई को हम लेते हैं तो एक बैक्टीरिया है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक इसका आकार दिखता कैसे है। जनरली हम लोग अगर देखें तो दिखता कैसे है, इसको हम एक आउटलुकिंग देखते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे ये हमारी एक सेल है, बैक्टीरिया सपोज कर लीजिए ये हमारी सेल है, तो ये क्या है भाई, ये हमारी है सेल वॉल, ये हमारी क्या है, सेल वॉल है, ठीक। अब इसके अंदर जब हम लोग आएंगे तो हम जानते हैं कि ये हमारा एक सिंपल सा जो अंदर है, ये पोर्शन क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये हमारा पहला जो लेयर है वो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं, दूसरी जो हमारी होगी ये क्या है भाई, दूसरी लेयर हमारी क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखोगे आप तो कई जगह ये इस तरह से मुड़ जाती है, और फिर आगे आप देखेंगे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस तरह से ट्यूबर, ट्यूबरिकल, वेसिकल एंड लैमिले, ट्यूबरिकल, वेसिकल, लैमिले, इस रूप में बढ़ जाती है। इसे अभी हम लोग देखते हैं, ये क्या है इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो ये सेल वॉल है हमारी, ये क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, या जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसे भी देखते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं पे जो ये फोल्ड हो गई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फोल्डिंग है, इसके ऊपर जो है कुछ है जैसे ब्लू-ग्रीन अलगा होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इसके ऊपर ये लगे रहते हैं। तो इसको हम लोग, ये हमारी है क्या, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन दूसरी लेयर हमारी हो गई भाई, सेल मेम्ब्रेन हमने देखा। ये जो हम देख रहे हैं इसको हम क्रोमैटोफोर कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो चीज़ें पाई जा रही हैं ये फोटोसिंथेसिस में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी, इसीलिए इसको हम कहेंगे क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर। आइए, क्रोमैटोफोर हो गया। अच्छा, ये देख रहे हैं कि यही प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है ये आ करके यहाँ पे फोल्ड हुई थी और इसके ऊपर दाने जैसी संरचनाएं यहाँ पे हमको दिखाई दी थी, तो इसको हमने क्रोमैटोफोर कहा। ये हमारी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे जा करके हम ये देख रहे हैं कि थोड़ी सी में फोल्डिंग हो रही है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म हो रहा है। फिर हमारा ये गोल संरचनाएं यानी वेसिकल्स इसकी बन रही हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि ये लैमेली बन रही हैं। तो इसको हम लोग कलेक्टिवली इसको हम एक नाम देते हैं मीजोसोम, याद रखिएगा, मीजोसोम। अभी हम लोग देखेंगे कि ये मीजोसोम काम क्या करता है। इट एक्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एक्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करेगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो ये एक संरचना हमको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये दिखाई देती है। तो ये दो बातें हम लोगों ने देखी कि ये सेल वॉल है हमारी, और इसके अंदर ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है यही इलास्टिक है सेल, और हम जानते हैं कि सेल वॉल हमारी रिजिड होती है, उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं आती है। तो दो बातें हमने देखा कि ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कहीं कहीं ये फोल्ड होकर के इस तरह की इस पे दाने लग गए हैं, इसको हम क्रोमैटोफोर कहते हैं। ये संरचना इसके अंदर पाई जाती है। और हम ये देख रहे हैं
कि ये यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं फोल्ड करके एक ट्यूब जैसी संरचना बना रही है। इसे हम ट्यूब संरचना बना रही है, एक वेसाइकल हो जा रही है और ये लैमेली हो जा रही है, और ये सारी आपस में मिल करके इसको हम कहते हैं मीजोसोम। यह मीजोसोम जो है, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो ये मीजोसोम जो है हमारी क्या करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल प्ले करेगी, यानी यहाँ पे एनर्जी का लिबरेशन कराएगी और साथ ही साथ ये रिस्पिरेशन वगैरह में यहाँ पे काम करेगी। तो ये हमारी दो संरचनाएं दिख गई। अब हम चलते हैं थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल के बारे में, देखते हैं कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन कौन से पाए जाते हैं। देखिए, ये आप जानते हैं कि इसके अंदर भाई सारे अंग जो भी सेल ऑर्गेनेल है वो नेकेड है, तो इसके अंदर देखो ये एक संरचना इसकी पाई जाती है जिसे हम इसको आप बोलो न्यूक्लियोइड इसको बोलते हैं, या यही जो है सिंगल क्रोमोसोम है, इसका सिंगल क्रोमोसोम। तो ये न्यूक्लियाइड है, इसका यही हमारा क्या है, मेन जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो एक चीज पाई जाएगी इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो इसमें फैली हुई है, इसको हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। ये हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, न्यूक्लियोइड हो गया हमारा, इसी को सिंगल क्रोमोसोम कहेंगे। ये हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है। अब देखिए, इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा और क्या पाया जाता है। देखिए, इसके अंदर एक चीज और, इस तरह की संरचनाएं आपको दिखेंगी, गोल गोल संरचनाएं। इसको देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये इसको हम कहते हैं जो न्यूक्लियस के अलावे, मतलब न्यूक्लियाइड के अलावे इसके अंदर संरचनाएं पाई जा रही है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मिड याद रखिएगा, ये प्लाज्मिड है हमारा। अब ये प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, यानी एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है ये इसका। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है प्लाज्मिड। इसके रोल को भी हम लोग फर्दर जानेंगे। तो इसके अलावा इसके अंदर क्षमता होती है इट सेल्फ रिप्लिकेशन की, सेल्फ रिप्लिकेशन की इसके अंदर पावर होती है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका महत्वपूर्ण रोल आगे क्या है। तो ये हमारा न्यूक्लियाइड हो गया, यानी ये सिंगल क्रोमोसोम हो गया या जेनेटिक मटेरियल हो गया। ये प्लाज्मिड हो गया, यानी एक्स्ट्रा ये क्रोमोसोमल मटेरियल है, इसके अंदर भी सेल्फ रिप्लिकेशन की पावर होती है। इसके अलावा आप क्या देखोगे भाई, इसके अंदर भाई राइबोसोम तो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सब में पाया जाना है। तो ये इसमें कितने कौन किस प्रकार की पाई जाएगी, 70 टाइप्स ऑफ राइबोसोम इसके अंदर पाया जाएगा। ये भी बात आप जानते हो। अब देखें इसके अलावा और क्या चीजें इसमें पाई जा सकती हैं। अब देखें, इस बैक्टीरिया को अगर कहीं चलना फिरना है, मान लीजिए घूमना है, तो इसके ऊपर इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसको हम फिम्ब्रे कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, फिम्ब्री ये क्या करती हैं, इस बैक्टीरिया को कहीं चलने फिरने में मदद करती हैं, एडासन में मदद करती हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा इसी बैक्टीरिया के अंदर जो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब सेल वॉल तो रिजिड है भाई, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है, इस तरह की संरचनाएं भी दिखाई देती हैं कई बैक्टीरिया में, जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला क्या करता है, इसके मूवमेंट में रोल प्ले करता है। इसके अलावा इस बैक्टीरिया के अंदर और भी चीज़ें स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ये जो आउटर ग्रोथ एक निकलेगी जिसे हम पिलाई भी कहते हैं, पिलाई के नाम से इसको जानते हैं। ये क्या है, स्ट्रक्चरल में इसके महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ये पिलियस भी इसको सिंगल में कहते हैं और पिलाई इसको बहुवचन में कहते हैं। तो ये इसके सेक्स में रोल प्ले करेगी, यानी किस तरह से जब कॉन्जुगेशन होगा वो इसमें रोल प्ले करेगी। तो ये हमारा फ्लैजिला हो गया, ये पिलाई हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी फिम्ब्रे ये चीज़ें जो है इसको एडहेशन में मदद करेंगी। ये पिलाई हमारी है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा ये जो हमारा है क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। तो हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना इन विच ऑल द मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज ऑफ ए सेल परफॉर्म। साइटोप्लाज्म जो है उसका मेन एरिना है जहां पे सारी मेटाबॉलिकल जो एक्टिविटीज हैं वो सब परफॉर्म होनी है। तो ये एक सिंपल सी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि एक जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर ये सारी मतलब मेन चीज़ें ये पाई जाती हैं। और ये इसके अलावा कुछ ग्लाइकोप्रोटीन और शुगर वगैरह जो है इसके अंदर आकर डिपॉजिट होती हैं। तो सेल इंक्लूजन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये रहा हमारा एक सिंपल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं इसके बारे में हम लोगों ने जनरली इसको देखा। अब हम लोग एक एक को डील करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं ये। अब आइए हम देखते हैं कि ये जो हमारा ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसके बाहर कई बार एक और लेयर पाई जाती है इसके बाहर, जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो अगर हम देखें तो ये कुल मिला करके हमारा सबसे पहला जो सेल वॉल है, उसके बाद से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और वही है सेल मेम्ब्रेन। उसी से ये मतलब उसकी इनफोल्डिंग के अंदर हम लोगों ने देखा कि मीजोजोम का पाया जाना, ट्यूबलिकुले का पाया जाना या वेसाइकल का पाया जाना, ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं और इसमें राइबोसोम वगैरह का पाया जाना है। अब हम ले देखते हैं, सीधे हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये हमारी जो सेल है इसके बाहर एक इन्वेलप पाया जाता है, एक लिफाफा पाया जाता है। इन्वेलप का मतलब होता है लिफाफा और उसके वजह से वो पूरा ढका रहता है। तो सबसे पहले हम सेल इन्वेलप की बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो सेल इन्वेलप है वो किस तरह का होता है। सेल इन्वेलप, आइए देखते हैं। सेल इन्वेलप, सेल का जो कवर है वो कैसा है, सेल इन्वेलप। तो देखिए सेल इन्वेलप में 3 चीजें मिलेंगी आपको, GCC यानी ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स हमारी मिलेगी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और सेल वॉल मिलेगी, सेल वॉल, और क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए इन तीनों चीजों को मिलाकर के हम सेल का इन्वेलप कहते हैं। तो सेल का जो इन्वेलप है आप समझ सकते हो कि जो हमारा बैक्टीरिया है इसके चारों तरफ जो एक कवर लगी हुई है, जो सेल इन्वेलप लगी हुई है, ये मुख्य रूप मेन काम क्या करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी। कॉमनली काम क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम आउटर वर्ल्ड एटमॉस्फेयर। तो आउटर वर्ल्ड जो एटमॉस्फेयर है उससे इसको प्रोटेक्शन दिलाने का काम हमारा सेल इन्वेलप करती है। कॉमनली अगर देखें इस सेल इन्वेलप में कौन कौन है, ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल हमारी है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी सेल वॉल क्या है, और सेल मेम्ब्रेन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन मुख्य रूप से हमारी प्रोटेक्शन में काम कर रही है, सेल इन्वेलप काम कर रही है। अब इसका पहला जो रो ये है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। तो देखिए तो ये किससे बनी होती है, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड। तो जो हमारी ग्लाइकोकैलिक्स है ये म्यूकोपॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। अब देखें ये म्यूकोपेप्टाइड हमारी म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स। तो जैसे एक पौधा होता है तो आप पढ़े होंगे कैलिक्स, तो कैलिक्स की बात करोला आता है तो कैलिक्स क्या करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ठीक इसी तरह से ये आउटर मोस्ट जो लेयर है इस ग्लाइकोकैलिक्स की, मतलब इस सेल इन्वेलप की सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है ये म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी हुई है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन। ठीक है, इस बात को मेन काम क्या है भाई, प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना। अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रोटेक्शन जो हमारी सेल वॉल है, तो आप जानते हैं कि सेल वॉल हमारी क्या है भाई। अब ये सेल वॉल जो है
आप जानते हो कि रिजिड होती है ना, और नॉन लिविंग होती है। रिजिड होगी, नॉन लिविंग होगी तो क्या होगी, इसको शेप भी देगी, शेप एक स्ट्रक्चर इसका बनाएगी, और साथ ही साथ जो सेल वॉल है, जैसे मान लीजिए इसको बाह्य चीज़ों से तो बचाती है भाई, ये हमारी क्या करेगी, जैसे H2O है या अन्य चीज़ों से इसका ट्रांसपोर्टेशन होना है, तो ये सारी चीज़ें जो है, चाहे रिजिडिटी का मामला हो, नॉन लिविंग की हो, शेप हो, स्ट्रक्चर हो, एक ढांचा बनाती है। ये हमारी क्या है, सेल वॉल है। अब सेल वॉल में थोड़ी सी बातें और हम लोग देखते हैं। ये जो है सेल वॉल में दो चीज़ें हमारी मिलके, दो चीज़ें, और इस सेल वॉल को देखोगे तो दो बातें इसके अंदर निकल के आती हैं। दो लेयर इसकी होती है, सेल वॉल जो हमारी है ये दो लेयर की होती है। अब उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब आइए देखते हैं जो हमारी सेल वॉल है वो कैसे दो लेयर में हो सकती है। अब सपोज कर लीजिए कि ये हमारी क्या है भाई, सपोज करिए ये हमारी है सेल मेम्ब्रेन, ठीक। उसके बाद से दूसरी लेयर हमारी क्या हो गई, सेल वॉल, ये हमको उल्टा कर दीजिए। और तीसरी लेयर इस सेल वॉल में हम देखते हैं कि ये हो सकता है कि इस तरह से एक फोल्डिंग, इस तरह से ये इस तरह से फोल्डिंग निकल के आती है। कुछ बैक्टीरिया में ये होता है। अच्छा, दूसरे बैक्टीरिया में हम देखते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। जैसे हमारी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद से हमारी सेल वॉल हो गई भाई, सेल वॉल हो गई, और इसके ऊपर जो इस संरचनाएं पाई जाती हैं ये इस तरह से लूज पूंज ना हो करके ये टफ हो जाती हैं। अब देखिए तो ये ऐसा क्यों हुआ, और इन दोनों का नाम क्या है, इसमें अंतर क्या है, इनका काम क्या है, ये देखते हैं। तो देखिए अगर ये वॉल इसके बाहर, यानी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बाहर एक और कवरिंग ये पाई गई, अगर ये टफ हो गई तो इसको क्या कहेंगे, और अगर ये टफ नहीं है, लूज है, तो क्या कहेंगे। तो देखिए जब ये टफ हो जाती है तो इसको हम कहते हैं कैप्सूल, कैप्सूल कहते हैं, और ये टफ नहीं है तो इसको हम कहते हैं स्लाइमी लेयर, स्लाइमी लेयर। तो ये हमारी हो गई स्लाइमी लेयर। अब ये स्लाइमी क्यों हो गई और ये कैप्सूल क्यों हो गई भाई, तो देखिए जो स्लाइमी लेयर होती है ये जिलेटिनस होती है, जिलेटिनस। पहली बात ये जिलेटिनस होगी भाई, चिपचिपी होगी, चिपचिप मानी इसको चिपकने में मदद करेगी, और साथ ही साथ जो है ये पॉलीसैकेराइड इसमें पाया जाता है, पॉलीसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड है इसमें। लेकिन ये जो लेयर होती है ये रिजिड मतलब टफ हो जाती है, जिस टफनेस के वजह से जो है ये लूज नहीं होता। ये जो कवरिंग हम देख रहे हैं ये इस तरह का, ये लूज है, ठीक है, तो ये लूज होता है। जिलेटिनस जो लेयर है ये पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। ये इसमें हम देख रहे हैं जो स्लाइमी लेयर की बात हम कर रहे हैं, स्लाइमी लेयर ये क्या हो रही है, जिलेटिनस है, पॉलीसैकेराइड इसमें पाया जा रहा है, लूज है, और ये क्या करेगी, एडहेशन में इसके मदद करेगी, ये सिक्रीशन भी करती है। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये रिजिड ना होकर के कैप्सूल के रूप में, यानी टाइट हो गई, मतलब ये रिजिड हो गई है, लूज नहीं है, तो इसमें क्या पाया जाएगा भाई, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड तो पाया ही जाएगा, प्लस इसके अंदर हो जाएंगे नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। तो अगर ये पॉलीसैकेराइड के साथ ही साथ कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज भी इसके अंतर्गत अगर आ गए तो क्या हो जाएगा, यह लेयर जो है काफ़ी टफ हो जाती है, तो इसीलिए इसको हम कैप्सुलर लेयर कहते हैं, और इसकी ये उतनी टफ नहीं होती है, इसको हम स्लाइमी लेयर्स कहते हैं। तो ये बात आप समझ गए कि पहला हमारा पोर्शन क्या आया, सेल जो हमारी जो ये दीवार है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर हम देख रहे हैं कि एक स्लाइमी लेयर पाई जा रही है, यह कैप्सूल के रूप में कन्वर्ट हो रही है। इस बात को हम लोगों ने देखा। अब हम चलते हैं सेल वॉल की बात करते हैं।
तो आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे, सेल वॉल देखते हैं। अब ये सेल वॉल क्या है भाई, ये कैसे बनी होती है? हम देख रहे हैं कि ये कैप्सूल के बाद हमारी क्या है, सेल वॉल है। अब ये सेल वॉल की हम लोग बात करते हैं, सेल वॉल। तो देखिए पेप्टाइडोग्लाइकॉन, इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकान पाई जाती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकान क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखें इसमें क्या क्या पाई जाएगी भाई। पहली बात तो इसमें देखें पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन पाई जाएगी। और ये क्या होगी, 4 से लेकर के 4 to 5 ये पाई जाती है। अच्छा, दूसरी बात, इसी दीवार पे और कौन सी चीजें हैं, ये सेल वॉल है। यहां से मान लीजिए आपने स्लाइमी लेयर को क्रॉस या कैप्सूल को क्रॉस की, तो ये दीवार है, इस सेल वॉल है जो रिजिड है, इसका स्ट्रक्चर बना रही है, एक शेप दे रही है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकान पाया जाता है, यानी पेप्टाइड की चेन पाई जाती है। और साथ ही साथ इसके अंदर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चीजें, एक याद रखिएगा, नाग एंड नाम, ये चीजें पाई जाती हैं। तो ये क्या है भाई, नाग क्या है, इसको देखते हैं। यन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड, ये पाई जाती है। और ग्लूटामिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, यन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। अब क्या है, इस दीवार को जब आप क्रॉस करके कोई चीज के अंदर घुसेगी तो नाग बैठा हुआ है और उसका एक नाम है, नाम बैठा हुआ है, और नाम यानी नाम है और उसका नाग, ये 2 चीजें यहां इस दीवार में बैठी हुई हैं। तो ये क्या है, नाग का मतलब है एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, इसके अंदर पाया जाता है, और नाम का मतलब एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो ये हमारी है सेल वॉल, और इस सेल वॉल को कोई चीज जब क्रॉस करेगी तब वो अंदर जा पाएगी। इसीलिए आप देखते हैं कि जो हमारा कुछ ऐसे, जैसे पीपीएलओ की बात है, पीपीएलओ ले लीजिए, पीपीएलओ तो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर सेल वॉल पाई ही नहीं जाती है। अब बताओ, अगर आपने पेनिसिलिन जो सबसे दवाओं की रानी है, सबसे पहली जो खोजी गई थी पेनिसिलिन, उसको अगर लगा दिया जाए तो इस पे असर होता है। स्पेशली जो है जिसके अंदर वो पाया गया है सेल वॉल, उस पे तो काम करेगी। लेकिन अगर सेल वॉल ही ना हो तब वो कैसे काम करेगी, क्योंकि कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि वो अपने रूप को भी चेंज कर लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा, शेप देखा ना, तो पॉलीमॉर्फिक नेचर भी होता है बैक्टीरिया का। अभी हम लोगों ने देखा शेप के बारे में कि किस तरह से वो बैसिलस थे, या रॉड शेप थे, कॉमा शेप थे, स्पाइरल शेप थे, या फिलामेंटस शेप थे। लेकिन इनमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पॉलीमॉर्फिक इन नेचर होते हैं। अगर एक रूप है अभी तो दूसरे रूप में बदल जाएंगे। डॉक्टर ने आपको दवा लिखा और पता चला कि उसको खाया आपने, दूसरे रूप में वो चेंज कर लिया, तो फिर उस पर काम नहीं करेगी। तो वही मैं बता रहा था कि ये पीपीएलओ ऐसा होता है जिसके अंदर सेल वॉल है ही नहीं। तो सेल वॉल है ही नहीं, तो आपने अगर पेनिसिलिन को दिया इसको, तो क्या है, एंटीबायोटिक्स दिया आपने, तो फिर इसमें सेल वॉल है ही नहीं, तो इस पर काम करेगा ही नहीं। तो पीपीएलओ जो है इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, याद रखिएगा, सेल वॉल एब्सेंट। ये सेल वॉल इस पीपीएलओ के अंतर्गत नहीं पाई जाती है। तो ये रहा हमारा सेल वॉल के बारे में।
अब हम लोग बात करते हैं सेल वॉल के बाद हम चलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखते हैं हम लोग कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या भाई। तो देखिए प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है हमारी, आप देख रहे हैं कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब क्या करेगी भाई, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आइए देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्या काम करती है भाई। सबसे पहली बात आप क्या देख रहे हैं, सेलेक्टिव परमिएबल है, सेलेक्टिव परमिएबल। ये क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल। और क्या करती है, इट कनेक्ट, या इसी को हम कह सकते हैं इट इज सेंसिटिव टू आउटर एनवायरनमेंट। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है और आउटर एनवायरनमेंट से इसका कनेक्शन होता है। तो ये रहा हमारा इनवेलप के बारे में, और हमने देखा कि किस तरह से हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है, कैप्सूल क्या है और स्लाइमी लेयर क्या है और किन चीज़ों से ये बनी हुई है और इनका मेन काम क्या है। तो ये बातें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे कि जो हमारा सेल इनवेलप है, इसके आधार पर ही बैक्टीरिया को बांटा गया है। इसको हम लोग देखते हैं। तो देखें बैक्टीरिया को सेल इनवेलप के आधार पर ही मुख्य रूप से दो चीज़ों में बांटा गया है, जिसे हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव से जानते हैं। आइए देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे सेल इनवेलप के आधार पे डिसाइड किए जाते हैं। किस तरह का सेल इनवेलप है उस बैक्टीरिया में, उसको आइडेंटिफाई करता है। ये एक डच वैज्ञानिक जो थे, जिनका नाम है क्रिश्चियन ग्राम 1884 की नियर अबाउट बात है। क्रिश्चियन ग्राम ने एक टेक्निक डेवलप किया जिसे हम क्रिश्चियन ग्राम टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो इसमें इन्होंने एक टेक्निक का इजाद किया जिसके माध्यम से हम जान जाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इन्होंने टेक्निक क्या इजाद किया, आइए इसको देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमने दो सेल लिया, यहाँ हम एक सेल ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक सेल हमने यहाँ, सपोज कर लीजिए कि यहाँ हमने एक सेल ले लिया। अब ग्राम टेक्निक को देखते हैं, क्रिश्चियन ग्राम को हम देखते हैं कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव बैक्टीरिया हमारा है। तो आइए देखते हैं ग्राम साहब ने क्या किया। जैसे एक सेल लिया, ये सोच लीजिए, सपोज कर लीजिए कि एक हमारी सेल है, ठीक है, यहाँ भी एक सेल है, ध्यान से देखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बैक्टीरिया सेल है। तो क्रिश्चियन ग्राम साहब ने क्या किया, जैसे ये मान लीजिए एक प्रकार की सेल है और ये एक प्रकार की सेल है। सपोज कर लीजिए कि ये अपनी, इसकी एक महबूबा है, इसके सेल के साथ ये, इस सेल इसके साथ ये रह रहा है, सपोज कर लीजिए, ठीक है, और ये इसकी महबूबा है, इसके साथ रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रह रहे हैं, दोनों सेल। ये भी कह रहा है कि हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, ये भी कह रहा है हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। अब हुआ क्या, क्रिश्चियन ग्राम साहब ने क्या किया, वायलेट क्रिस्टल, इनको क्या किया, क्रिस्टल वायलेट दिया, क्रिस्टल वायलेट। तो जब क्रिस्टल वायलेट जो है, इसे भी दिया गया, ठीक है, और इसे भी दिया गया, दोनों को क्रिस्टल वायलेट दिया गया, ठीक। तो ये जब क्रिस्टल वायलेट पाए तो दोनों में स्टेन आ गया, मतलब पर्पल कलर का आ गया, पर्पल कलर। दोनों ने क्या किया, एक क्रिस्टल वायलेट क्या है, एक डाई है, तो दोनों में ये स्टेन आ गया। उसके बाद से क्या हुआ, दोनों को
यहाँ पे 20 मिनट तक रखा गया, 20 मिनट तक, 20 मिनट सपोज कर लीजिए, 20 मिनट दिया गया और इनको पानी से वॉश किया, मतलब इनको पानी पिला दिया, चलो भाई पानी पी लो, दोनों को पानी पिला दिया, ठीक, वो क्रिस्टल वायलेट दिया दोनों को, दोनों में स्टेन आ गया, फिर इनको पानी पिला दिया। अब देखिए पानी पिलाने के बाद इनको आयोडीन दिया गया, आयोडीन, चलो भाई आयोडीन से इनको ट्रीट किया गया। अब देखिए आयोडीन से ट्रीट किया गया तो क्या हुआ इन दोनों के साथ, जब ये आयोडीन पाए तो क्या हुआ, आयोडीन के बाद ये अपना साथी को लिए हुए है, स्टेन किए हुए हैं, ये भी अपना स्टेन किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। हाँ, ये पर्पल कलर यहाँ बियर किए हुए हैं, पर्पल कलर ये भी बियर किए हुए हैं, अभी पता नहीं चल रहा है कि कौन छोड़ के भागता है कौन रहता है। फिर क्या हुआ, अब इसके बाद भी फिर इनको पानी पिलाई गई, ठीक, 20 मिनट्स के बाद फिर इनमें अभी डिकलराइजेशन नहीं हुआ है। उसके बाद पानी के बाद अभी एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर क्या हुआ, इनको अब एथिल अल्कोहल, तो आप जानते ही हो भाई अल्कोहल कितनी खतरनाक चीज़ है। ये आदमी जो है जब इसका सेवन कर लेता है तो 7वें आसमान पे होता है। तो जब इनको शराब पिला दी गई तो क्या हुआ, ये तो बेचारा सच्चा है, ये इसने कहा कि नहीं, हम चाहे पानी पिए, चाहे आयोडीन लें, चाहे शराब पिए, कुछ भी पिलाओ, कुछ भी करो, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसने इसका साथ नहीं छोड़ा, मतलब ये इसका साथ नहीं छोड़ रहा है। लेकिन इसको देखिए, ये अब ये साथ जब ये शराब पी लिया तो ओरिजिनलिटी इसकी आ गई, अब ये इसका साथ छोड़ेगा, ये यहाँ से फरार है इसको छोड़ करके, यानी ये डीकलराइज हो गया, डीकलराइजेशन, यानी ये तो स्टेन वैसे ही बरकरार है लेकिन इसकी स्टेन अब क्या हो रही, गायब हो गई, डीकलराइज हो गया। यानी इसने क्या किया, यहाँ तो ये जीने मरने साथ जो कसम खाया था ये तो निभा रहा है, लेकिन ये ऐसे नशे में आ गया है, जब इसको नशा चढ़ गया है तो ये इसको छोड़ के भाग रहा है, यानी डीकलराइज हो गया। फिर देखिए एक और ट्रीटमेंट किया गया कि ये देखा जाए अभी इसका क्या होता है। फिर इन्होंने क्या किया, एक और चीज लिया जिसको हम सैफ्रनीन, ये भी एक डाई होती है भाई। तो अभी ये शराब इनको ये जो पिलाई गई है 90% है भाई, 90% अल्कोहल में जब इन दोनों को वॉश किया गया तो ये तो वैसे ही कलर मेंटेन किया रहा, लेकिन ये डिकलराइज हो गया, ठीक है। अब देखिए जब बाद में क्या हुआ, इसको कहा गया कि चलो भाई अब तो ये डिकलराइज हो गया, ये कलर लिए हुए, सैफ्रनीन भी दिया गया, इनको भी दिया गया, इसको भी दिया गया सैफ्रनीन और इसको भी दिया गया सैफ्रनीन। तो ये तो अपना स्टेन लिया हुआ है जस का तस, ये बिल्कुल इस सैफ्रनीन से इससे प्रभावित होने वाला नहीं है, मतलब इसकी जो महबूबा है इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये सैफ्रनीन नाम की जो महबूबा आई इसके तरफ ये देखने को तैयार नहीं है। तो ये इसका यानी स्टेन ज्यों का त्यों बना रहा, लेकिन इसका देखिए क्या हाल है, ये तो इसको छोड़ ही रहा था, ये तो डिकलराइज हो ही गया है, अब इससे जी इसका भर गया है, लेकिन जैसे ही ये सैफ्रनीन को पाएगा ये तुरंत इसके कलर को ले लेगा, ये अब सैफ्रनीन का साथी बन गया भाई। देखिए ये सैफ्रनीन से स्टेन हो गया, इसीलिए कहा जाए कि ये तो भाई मक्कार है। इसका तो कह रहा था कि साथ छोड़ेंगे नहीं, लेकिन लास्ट में तो छोड़ दे रहा है, मौका पा रहा है तो सैफ्रनीन के साथ भी स्टेन हो जा रहा है, और ये मौका नहीं पाया तो सैफ्रनीन के, ये मौका पाया भी है फिर भी ये साथ नहीं छोड़ रहा है। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे
यह जो है यानी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिविटी जिसके अंतर्गत है, और इसके अंदर क्या है, ये नकारात्मक व्यक्ति है भाई, निगेटिविटी इसके अंदर है, मौका परस्त है, मौका पाया तो इसके साथ रह रहा है, अब मौका पा गया तो दूसरे के साथ चला गया। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं जो स्टेन कंप्लीट लेता है इसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम पॉजिटिव, यानी इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, यानी जिसको हम क्रिस्टल वायलेट एक बार दे रहे हैं फिर पानी से वाश कर रहे हैं, आयोडीन मिला रहे हैं और फिर अल्कोहल उसको पिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जो एक बार स्टेन ले चुका है यानी क्रिस्टल वायलेट का, वो छोड़ने को तैयार नहीं है, ये कंटिन्यू वैसे ही बना रहता है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये शुरुआत में जो है क्रिस्टल वायलेट से ये भी पर्पल कलर ले लेता है, इसको पानी पिलाया जाता है, फिर आयोडीन दी जाती है, फिर पर्पल कलर ये भी आता है, फिर इसको 90% के अल्कोहल में जब इसको घोला जाता है, इसको शराब पिलाई जाती है, तो इसका मन जो है डगमगाने लगता है, अब ये नौटंकी करने लगता है, इसके साथ अब रहने को जो कसम खा रहा था अब रहना नहीं चाहता है, यानी एक तरह से डिकलराइज होता है, यानी इसका कलर डाउन होता है। और जैसे ही हम अगर सैफरनिन का साथ इसको देते हैं तब क्या होता है, ये तो वैसे ही रहता है, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये इसका कलर तुरंत ले लेता है, यानी इसको छोड़ करके इसके साथ अपना संबंध यानी रिश्ता जोड़ लेता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये फॉल्स है, यानी ये क्या हो गया, ग्राम नेगेटिव हो गया। इस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बांटा गया है। इसके चल करके आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये कहानी रही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। एक चीज़ और यहीं पे देख लेते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के बारे में भी आइए थोड़ी सी बात यहाँ कर लेते हैं। एसिड फास्ट बैक्टीरिया, एसिड फास्ट। अब देखिए जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है भाई, देखिए एसिड फास्ट बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ये स्टेन दिए गए हैं, इसके अगर उनको हम डिकलराइज अगर करना चाहें तो देखिए एसिड फास्ट बैक्टीरिया में होता क्या है, एसिड फास्ट। अभी ये टेक्निक हम लोगों ने देखा कि सिंपल जो ग्राम स्टेन टेक्निक है, ग्राम सामने बनाया था जो, उस टेक्निक के आधार पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हमने बात की, और उसमें हमने क्रिस्टल वायलेट दिया तो किस तरह से रंगीन हो गया, उसको आयोडीन दिया, या हमने उसका लालच दिया सैफरनिन का, को किस तरह से किसने अपने प्रिय को छोड़ दिया था। इसमें हमने देखा था इसने कंटिन्यू उसको अपने कलर को बनाए रखा, उसको हमने ग्राम पॉजिटिव, और जो मतलब छोड़ के भाग गया वो नेगेटिव हो गया तो उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके ऊपर उनके बाह्य सरफेस पे एक वैक्सी लेयर पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सी लेयर। तो इस वैक्सी लेयर के कारण जो है ये एक बार अगर स्टेन ले लेते हैं तो वो जो है ये स्टेन छोड़ते नहीं हैं, यहाँ तक कि एसिड अल्कोहल भी अगर इसको दे देंगे तो भी ये छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो इसीलिए इसको हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे आप इसको देख लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जैसे माइक्रो बैक्टीरियम लैप्री को देखिए आप, लैप्री, तो ये इसी तरह का होता है। इसी तरह से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को देखिए, ट्यूबरकुलोसिस, तो यह भी जो है ये जनरल जो टेक्निक है ग्राम स्टेनिंग की, जनरल टेक्निक से ये भी स्टेन नहीं होता है, यानी एसिड फास्ट टेक्निक इसमें यूज करनी पड़ती है। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री की बात हो या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात हो, ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो ये रहा हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में जाना। हमने ये जाना कि इसका एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमने सेल वॉल को देखा, सेल मेम्ब्रेन को देखा, ग्लाइकोकाइलिक्स को देखा, और
हमने ये भी जाना कि ग्राम स्टेन क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस लेक्चर में जाना। कमिंग लेक्चर में हम लोग जो इसके रिमेनिंग पोर्शन है, इसके डीएनए का जो हेरिडिटी मटेरियल है उसको जानेंगे कि वो क्या है, हमारा प्लाज्मिड क्या है, राइबोसोम क्या है, और इसके अंदर से जो हमारा मेसोसोम क्या है, इसका काम क्या है, और तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग कमिंग लेक्चर में जानेंगे। तो हमें उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।